नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोग का रामानुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उसी के साथ साथ इस्तकबाल भी करता हूं। तो आपको बता दें कि हमारा हिस्ट्री का पहला पार्ट हो चुका था, जो कि हम लोग कल पढ़े थे। उसमें हम लोग इतिहास के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग ये भी पढ़े थे कि इतिहास के जनक कौन थे। फिर ये भी देखे कि इसमें लेखन के कला के अनुसार कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद समय अवधि के अनुसार कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो यानी कि सारे के सारे हम लोग जानकारियां जो थी, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है, वो सारे सारे इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आपको बता दूं कि आपको तभी ही आगे का वीडियो भी समझ में आएगा जब भी आप शुरू से लेकर अंत तक देखने की ओर चल पड़ेंगे। तो और हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जिसमें आप लोग का पॉलिटी की अलग से क्लास, मैथ की अलग से क्लास, अब इसके बाद रीजनिंग भी होगी। तो उसी के साथ साथ सारा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो अगर आप शुरू से लेकर पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और पढ़ने में आप लोग को मजा भी है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, पढ़ाई हमेशा एक जुनून के साथ होता है, एक तैयारी के साथ होता है। तो उसी के साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बीच में से दौड़ना भागना प्रयास करेंगे तो ऐसी सफलता बहुत जल्दी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि हमारे और आपके जैसे लाखों बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। तो फिर आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो फिर आप एक कानून के अनुसार एक विधि बनाकर, एक पर्टिकुलर प्लान बनाकर चलेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगी। और एक चीज और, जब भी पढ़िए एक छोटा सा शार्ट नोट्स बनाइए। शार्ट नोट्स आप लोग को बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगी। जब भी आपके परीक्षाएं आपके पास आती हैं, आपके नजदीक आते हैं, तभी आप लोग बड़े बड़े बुक्स उठा लेते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि पढ़ लें, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन करने के लिए आप लोग जितना अपना शॉर्ट कंटेंट रहेगा आप लोग को, तो आप लोग का जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा और जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो फिर जब भी पढ़िए तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़िए। आप भले से कम ही पढ़िए लेकिन रिवीजन ज्यादा कीजिए। ये मेरा कंसेप्ट है, तो फिर आप इस कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं, हम दावा करते हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर है। तो उसी के साथ साथ हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। और ऐसा कि कल सबसे अच्छा त्योहार हमारा महाशिवरात्रि था, तो उसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहला पहला कि जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता था, इसको खोज किसने किया था, उनका नाम क्या था। तो जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका इसका जो खोज किया गया था, सन 1921 ईस्वी में किया गया था। और उनका नाम था दयाराम साहनी। यानी जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका खोज हुआ था सन 1921 ईस्वी में। उनका नाम था दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम शहर, सबसे पहला जो शहर था जो खोजा गया था, वह सिंधु घाटी सभ्यता ही था, जो कि हमारे रावी नदी के तट पर उपस्थित। और इसका जो खोज किए थे उनका नाम था दयाराम साहनी। सन 1921 ईस्वी में किया गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया, तो वहां से कौन कौन से साक्ष्य हम लोग को मिले। क्योंकि जितने भी हम लोग का सभ्यताएं हैं, जितने हम लोग सभ्यताएं पढ़ते हैं, और जितने भी इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी कल्पनाएं की जाती है, वो सारे के सारे साक्ष्य के अनुसार ही किए जाते हैं। जहां पर जो भी साक्ष्य प्राप्त होता है, उस स्थान को उसी के अकॉर्डिंग मान लिया जाता है कि हाँ ये उसी स्थान है। जैसे कि मान लीजिए कि महाराजा छत्रपति शिवाजी का जहां से उन लोग का अवशेष मिला होगा, जहां पर उन लोग का युद्ध स्थल प्राप्त होगा, तो साक्ष्य तो फिर वहीं पर माना जाता है कि यहाँ पर युद्ध हुआ होगा। तो फिर ऐसे साक्ष्य जहां मिलता है वहीं से हमारा अनुमान लगाया जाए। और उसके साथ साथ देखते हैं हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वहां पर जो R37 एक साक्ष्य पाया गया, जिसे कब्रिस्तान के रूप से जाना गया कि हाँ, जहां पर मतलब R37 के साक्ष्य प्राप्त किए गए, वहां पर कब्रिस्तान बनाया गया था। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसके बाद वहां पर उर्वरता की देवी थी, उनका पूजा किया जाता था। जैसे कि आपको बता दूं कि जो हमारे दयाराम साहनी जी थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किए थे, वह यह पाए कि वहां पर उर्वरता की देवी, जिन्हें मात्र देवी के नाम से भी जाना जाता था, उनके गर्भ से एक वृक्ष निकलता है। इसी प्रकार का चित्रण वहां पर किया गया है, क्योंकि उसमें भी लोगों को लेखन कला का ज्ञान हो गया था। हम लोग पढ़े थे कि प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो वो लोग अपनी लेखन कला के अनुसार ऐसे ऐसे चित्रण बनाए थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले स्थान। तो हमारे दयाराम साहनी साहब ये पाए कि वहां पर एक उर्वरता देवी की पूजा किया जा रहा होगा, जिनके गर्भ से एक वृक्ष हम लोग को दिखाई देता है। एक चित्र के अनुसार या फिर कहीं पर पढ़े होंगे तो यही बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में
उर्वरता देवी का साक्ष मिला था। आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा, उर्वरता देवी का साक्ष कौन से सभ्यता वाले स्थान पर मिला था। ऑप्शन दे दिया जाएगा, चंद्रगढ़ों से मिला था, कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। ऐसे 3 से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता पर टिक लगाना होगा। तो ये हमारा था पहला। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो था, इनका खोज किसने किया था? इसका खोज सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। यानी कि आपको बता दूं कि जो मोहनजोदड़ो थे, इनका जो स्थान था, इनका खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था राखल दास बनर्जी, और इनका खोज सन 1952 ईस्वी में इंडस नदी के किनारे किया गया। अब यहां से भी कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले होंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा साक्ष्य और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सबसे विशाल स्नानगार कहाँ पाया गया है? तो हमारे मोहनजोदड़ो के समय में ही पाया गया। आपको थोड़ा सा एक और चीज बता दूं कि जैसे कि अभी भी जो छोटे छोटे जातों के साथ भेदभाव होता है, ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा होता था। वहां पर भी 2 स्थान डिवाइड थे, पहला स्थान पश्चिमी था, दूसरा स्थान पूर्वी था। तो नगर भी विभाजित हो चुके थे। पहला नगर पश्चिमी नगर था, दूसरा नगर पूर्वी नगर था। तो जो पश्चिमी नगर था, वहां पर अमीर लोग रहते थे, जैसे कि वहां पर व्यापारी लोग रहते थे, पुजारी लोग रहते थे, प्रशासनिक लोग रहते थे। और जो हमारा पूर्वी नगर होता था, वहां पर किसान और मजदूर लोग रहते थे। तो जिस प्रकार से अभी भी कुछ ना कुछ जाति के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार भेदभाव होता है, चलता है, ठीक उसी प्रकार से ऐसा रिसर्च पाया गया, ऐसा खोज पाया गया है कि उस टाइम में भी भेदभाव हुआ करता था। वहां पर भी हड़प्पा सभ्यता को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया था। और उसी के साथ साथ वहां पर सुरक्षा दीवार भी बनाया जाता था। और सुरक्षा दीवार उन्हें दिया जाता था जो लोग मजबूत रहे, जैसे कि पश्चिमी नगर की साइड दिया जाता था, जहां पर आपके व्यापारी लोग रहते थे, पुजारी लोग रहते थे, प्रशासनिक लोग रहते थे। उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दिया जाता था, उन लोगों का स्थान ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहता था, ये हमारे पूर्वी नगर की तुलना में, क्योंकि पूर्वी नगर में रहने वाले व्यक्ति किसान और मजदूर रहते थे। तो ठीक उसी प्रकार से भेदभाव हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में। ऐसा पाया गया है, ऐसा रिसर्चों में पाया गया, खोज में पाया गया है, ऐसा वैसा उसका साक्ष्य मिला हुआ है। तो उसी के अनुसार हम लोग बात करते हैं। अब आगे हम लोग यह देखते हैं कि जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो इंडस नदी किनारे बसा हुआ था, और इनके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था मोहनजोदड़ो, जो कि सन 1922 ईस्वी में खोजा गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हिस्टोरियन पिगॉट एक स्थान है जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो, यानी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो का दोनों का जुड़वा राजधानी हिस्टोरियन पिगॉट को कहा जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा, क्योंकि जैसे कि 2 राज्यों की एक राजधानी हो सकती है, ठीक इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो का जो राजधानी था वो हिस्टोरियन पिगॉट था। हिस्टोरियन पिगॉट को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी बोला जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले? तो यहाँ पर एक नटराज का मूर्ति पाया गया। नटराज की मूर्ति के साथ साथ एक स्वास्तिक सिंबल। नटराज की मूर्ति मतलब क्या होती है कि नर्तकी महिला होती है, जो लोग डांस वगैरह करते हैं वो लोग नर्तकी महिला का पूजा वगैरह भी करते हैं। तो मोहनजोदड़ो समय एक नर्तकी की मूर्ति भी पाया गया है, जिसको नटराज का मूर्ति बोला जाता है। फिर उसी के साथ साथ वहां पर स्वास्तिक का सिंबल भी पाया गया। फिर उसी के साथ साथ आपको बताया भी कि मोहनजोदड़ो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह हम लोग की परीक्षा में पूछा जाता है कि सामूहिक प्रतिष्ठान जो होता है, विशाल स्नानागार, वो कहाँ पाया गया है? तो हम मोहनजोदड़ो के समय में ही पाया जाता है। क्या इसका साक्ष्य किसने दिया था? तो हमारे राखलदास बनर्जी साहब। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कांस्य नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो के समय में। पशुपति महादेव का मंदिर, महादेव को जो सबसे प्राचीन देव माना जाता है एक प्रकार से, तो पशुपति महादेव की मूर्ति भी हमारे मोहनजोदड़ो समय मिला था, क्योंकि महादेव का नाम लोग आदि गुरु के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक सिंह वाला गैंडा होता है, वो भी मोहनजोदड़ो के समय में ही उसका साक्ष्य पाया है। भैंसा का साक्ष्य मिला है, मछली का साक्ष्य। तो इतने सारे से कांस्य की नर्तकी मूर्ति हुई, भैंसा हुआ, पशुपति महादेव की मूर्ति हुई, उसके बाद नटराज की मूर्ति, इसके सारे के सारे साक्ष्य हमारे कहाँ प्राप्त होते हैं? तो हम मोहनजोदड़ो के काल के समय प्राप्त हुआ है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं चन्हुदड़ो के स्थान का जो खोज करता थे उनका नाम था एनजी मजूमदार, जो कि सन 1931 में खोज किए थे। तो यहाँ पर किस चीज का साक्ष्य हो पाए? तो यह पाए कि वहां पर वक्राकार ईंटे की खोज पाए।
तो हमारे ये चंदू दड़ो। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट पाए कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, उसका भी जो साक्ष्य मिला, क्योंकि कहीं पर चित्रण किया गया था। ये हमारे एनजी मजूमदार साहब ने बताया कि जो हमारे चंदू था उस टाइम एक ऐसा चित्र पाया गया सन 1931 ईस्वी में कि एक कुत्ता है जो कि एक बिल्ली का पीछा करता हुआ दिखाया गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि लिपस्टिक हुआ, मनका बनाना हुआ, काठ कंघा हुआ, इन सब चीजों का जो साक्ष्य मिला है वो हमारा सबसे पहले चंदू में मिला है। ये हमारे परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आमरी एक स्थान है जिसे खोज करता एनजी मजूमदार जी थे, जो कि सन 1935 ईस्वी में किए थे, जो कि चंदू को जो एनजी मजूमदार किए थे वो सन 1931 ईस्वी में किए थे, परंतु जो आमरी के खोज किए थे वो सन 1935 ईस्वी में किए। और यहाँ पर क्या पाया गया, यहाँ पर हिरण का साक्ष्य, यानी जो हिरण का साक्ष्य पाया गया है वो कहाँ पाया गया है, तो वह आमरी वाले स्थान पर पाया गया था। ये किसने बताया था, तो एनजी मजूमदार साहब ने बताया था। ये किस सन में बताया था, तो सन 1935 ईस्वी में बताया। उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ से यहाँ तक कोई भी दिक्कतें नहीं हुई होगी। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इन सब स्थानों की खोज करता थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्थानों खोज करता है। आपको बता दूं कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा हमारा राजस्थान। तो कालीबंगा में सन 1953 ईस्वी में घोष नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा कालीबंगा वाले स्थान का खोज किया था। तो यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य पाए, तो यहाँ पर से अग्नि की वेदिका पाया गया है, ऊंट की हड्डी पाई गई है और लकड़ी का हल, यानी कि ऊंट की हड्डी हुआ, लकड़ी का हल हुआ, अग्नि वेदिकाएं हुआ। तो यह कहाँ पाया गया है, तो यह कालीबंगा यानी कि राजस्थान में पाया गया है। इसके खोजकर्ता का नाम क्या था, तो घोष नाम था, और इस सन 1953 ईस्वी में खोजा गया। अब आगे चलते देखते हैं लोथल। लोथल भैया कहाँ, लोथल ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित लोथल किस स्थान पे है, तो गुजरात में। तो जो लोथल है इसके स्थान खोज आर राव ने किया था, जो कि सन 1953 ईस्वी में। यहाँ से कौन सा साक्ष्य प्राप्त होता है, तो चावल की भूसी हुआ, शतरंज का खेल हुआ, इन सब चीजों का साक्ष्य जो था वो हमारा लोथल में पाया गया। तो और इसके खोजकर्ता का नाम क्या था, तो आर राव साहब थे। किस सन में, तो 1953 ईस्वी। लोथल है कहाँ, गुजरात। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोथल जो गुजरात में है, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर बोला जाता था, कि जो हमारा लोथल स्थान था सिंधु घाटी का मैनचेस्टर, उसी को बोला जाता। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सुरपोदडा। सुरपोदडा एक स्थान है जिसे खोजकर्ता का नाम जेसी जी थे। यह सन 1964 ईस्वी में गुजरात में पाया जाता है, और यह घोड़े की हड्डी और मनके इसी स्थान से प्राप्त किए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बनावली। बनावली हुआ, राखी गढ़ी हुआ, ये सब कौन से स्थान में पाए जाते हैं, तो यह हरियाणा में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसे खोजकर्ता का नाम क्या था, इसे खोजकर्ता का नाम आर राव, और ये किस सन में खोजा गया है, तो सन 1974 ईस्वी। और इसके स्थान से किस किस चीज का खोज किया गया था, किस चीज का साक्ष्य पाया गया है, यहाँ पर मनके का साक्ष्य पाया गया है। यहाँ पर लोग मनके बनाया करते थे। जौ का साक्ष्य पाया गया, यानी लोग खेती वगैरह करते थे। और यहाँ पर हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा संस्कृति का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। यह हमारा बनावटी राखी गढ़ी यानी कि हरियाणा, और हरियाणा वाले ज्यादा खेती भी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है बड़े भैया, गुजरात। लोथल कहाँ है, गुजरात। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और सुरपोदडा भी कहाँ, गुजरात। अब उसके बाद देखते हैं कि जो धौलावीरा है वो आरएस विस्ट में सन 1985 ईस्वी में इसका खोजकर्ता किए थे। यहाँ से जल निकासी प्रबंध और जलकुंड, यानी कि जो जल निकासी प्रबंध है और जलकुंड है, इसका साक्ष्य किसके समय मिला है, तो यह धौलावीरा के स्थान में मिला है, जो कि गुजरात में है, और खोजकर्ता का नाम आरएस विस्ट थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं रोपड़। रोपड़ कहाँ भैया, पंजाब। यह सन 1950 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा नामक खोजकर्ता व्यक्ति थे। इन्होंने सतलज नदी पर इसका खोज किया था। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो यहाँ पर प्राप्त होने वाले साक्ष्य का नाम है कि कुत्ते का साथ मानो कि एक शव प्राप्त हुआ। उसमें यह देखा गया कि एक मानव का शव है, तो उसी के साथ साथ कुत्ते का भी शव है। तो ये लोग अनुमान लगाए कि यदि मतलब लोग कुत्ते का पालन करते थे, कुत्ते से इतना प्रेम करते थे कि जैसे ही सती प्रथा वगैरह होता है, मतलब होता था, है नहीं होता था, कि जब होता था तो अगर एक पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसके स्त्री को उसी ही आग में उसको दहन करना पड़ता था, या फिर कहीं और पर उसको आग से जला दिया जाता था। तो जिस प्रकार से सती प्रथा माना गया था, तो ठीक उसी प्रकार से एक अनुमान लगाया गया कि रोपड़ में भी ठीक इसी प्रकार से ऐसा प्रचलन चल रहा था कि जैसे ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
तो उसी के साथ एक कुत्ते की हड्डी या कुत्ते की शव उसी के साथ दफना दिया जाए। तो ये कहां पर प्राप्त हुआ? यह रोपड़ में प्राप्त हुआ। इसे खोजकर्ता का नाम क्या था? तो यज्ञदत्त शर्मा जी। किस सन में? तो भैया 1950। और उसी टाइम तांबे की कुल्हाड़ी भी पाया गया, क्योंकि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी तो बोला जाता था। और कांस्य किस चीज से मिला जाता है? ये टीन तांबा का बना होता है। इसमें यह बताया गया है कि जो रोपड़ के स्थान में रोपड़वासी थे वो लोग तांबे की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इसका अर्थ यह हो सकता है कि उस वक्त लोहे का आविष्कार नहीं हुआ। जब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ होगा इसीलिए तो बड़े भैया तांबे का उपयोग कर रहे थे। नहीं तो अगर तुलना करें तो तांबा महंगा पड़ जाएगा, लोहा सस्ता पड़ जाएगा। तो हम लोग को व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है, हम लोग को पढ़ाई के अनुसार देखना। तो इसमें यही बताया गया है कि वहां पर लोग लोहे का ज्ञान एक प्रकार से नहीं था, इसीलिए वो लोग तांबे की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। कहाँ करते थे? रोपड़ में करते थे। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है भैया? तो हरियाणा में। राखी गढ़ी के जो खोज करता थे उनका नाम था सूरजभान, सन 1969 ईस्वी में। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है, सबसे बड़ा साइट्स यानी सबसे बड़ा स्थान यह राखी गढ़ी को ही माना। तो आपको बता दूं कि आज का हमारा सारा टॉपिक यही था कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चमूदड़ो, रोपड़, राखी गढ़ी, इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके किस किस स्थान से क्या क्या खोज पाए गए थे। तो सारा का सारा कंटेंट आज हमारा यही था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि मैं जितना भी कंटेंट ला रहा हूँ वो सारे के सारे शॉर्ट्स ला रहा हूँ। ये शॉर्ट्स में इसलिए ला रहा हूँ कि आप लोग आराम से इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आप लोग आराम से इसका रिवीजन कर सकते हैं, आप लोग के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग बस ये सीमित कंटेंट पढ़िए, आप लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो सबसे बड़ा यही चीज है। और मैं आप लोग से यही बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग का RRB ग्रुप डी का एग्जाम आ गया है और इसका लास्ट डेट 1 तारीख है। तो इससे पहले आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और जमकर पढ़ाई कीजिए। और अच्छी खासी वैकेंसियां भी है, ऐसा कि 32,000 से ऊपर की वैकेंसियां आई है। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएंगे। तो उसी के साथ साथ आज के क्लास में यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको बता दूं जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तब आप लोग पूरा का पूरा इसका लाभ लीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।